क्या आपको पता है कि जिस तरह से हम इंसान खाना खाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज भी दूसरी गैलेक्सी को खा जाती हैं? और क्या आपने कभी किसी गैलेक्सी को देखा है जो अपने ही ब्लैक होल को अपने अंदर से बाहर निकाल दे? मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसेंट स्टडीज में कुछ ऐसा ही पता चला है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इन घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अब हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चांद है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे ब्रह्मांड में ढूंढा गया अभी तक का सबसे विशाल ब्लैक होल एबल 1201 नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। यह गैलेक्सी क्लस्टर बहुत ही विशाल है और इसमें बहुत बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 32.7 अरब सूर्य के बराबर है, जो इसे एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बना देता है। ऐसे ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड में जितने भी विशाल ब्लैक होल हैं, वह सिर्फ किसी विशाल गैलेक्सी के केंद्र में ही मौजूद होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद सजिटेरियस ए ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान करीब 40 लाख सूर्य के बराबर है और यही कारण है कि यह इतनी विशाल गैलेक्सी को ग्रेविटेशनली होल्ड करके रखे हुए है। ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी विशाल गैलेक्सी हैं, उनके केंद्र में हमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में हुई कुछ डिस्कवरीज में ये पता चला है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। यह बात वैज्ञानिकों को थ्योरी में तो बहुत पहले से ही पता था, लेकिन प्रैक्टिकली उनको हाल ही में इसके सबूत मिले हैं। 20 साल पहले हुई कुछ रिसर्च में यह पता चला था कि एक छोटी गैलेक्सी के अंदर भी सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी सिस्टम का स्टेबल होना बहुत ही मुश्किल बात है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सिमुलेशन से ये पता चला कि अगर कोई इतना विशाल ब्लैक होल इतनी छोटी सी गैलेक्सी में मौजूद होगा, तो वह अपने आप ही उस गैलेक्सी से बाहर आ जाएगा। सीधी सी बात है कि यह प्रोसेस न सिर्फ बहुत लंबा होगा, बल्कि बहुत ज्यादा तबाही भरा भी होगा। 2023 की ही शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल की डिस्कवरी की थी जिसके पीछे तारों की एक बहुत लंबी पूंछ को देखा जा सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ज्यादा विशाल होने की वजह से एक ब्लैक होल छोटी गैलेक्सी में स्टेबल नहीं रह पाता है और धीरे धीरे उस गैलेक्सी से बाहर की ओर जाने लगता है। केंद्र में न होने की वजह से गैलेक्सी का सारा मैटर इस ब्लैक होल का या तो चक्कर लगाने लगता है या फिर इसके पीछे पड़ जाता है। जो मैटर इसका चक्कर लगाने लगता है वह अंततः इसके अंदर ही चला जाता है और जो मैटर बच जाता है वह ऐसी पूंछ को फॉर्म कर लेता है। कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि यह पूंछ एक बड़े ब्लैक होल के गैलेक्सी से बाहर निकलने से ही बनी है या नहीं। हालांकि फिलहाल की ऑब्जर्वेशन इसी बात की ओर इशारा करती है कि यह ब्लैक होल इजेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शुरुआत में हर गैलेक्सी के केंद्र में एक छोटा ब्लैक होल ही मौजूद होता है, लेकिन गैलेक्टिक कैनिबलिज्म नाम की एक प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल और गैलेक्सी दोनों का ही साइज समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गैलेक्टिक कैनिबलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके जरिए एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को अपने साथ जोड़कर अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। यह ब्रह्मांड में होने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी में ही देखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी बहुत सारी दूसरी गैलेक्सी को अपने अंदर जोड़ चुकी है और यह प्रोसेस आज भी चल रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आपस में जुड़ जाएंगे और एक सुपर मैसिव गैलेक्सी की फॉर्मेशन कर लेंगी। जिन ब्लैक होल्स को गैलेक्सी द्वारा बाहर निकाला जाता है वह या तो किसी दूसरी गैलेक्सी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अंतरिक्ष में ही ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत में भी ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल मौजूद थे जिनकी वजह से आज हमें इतनी विशाल गैलेक्सी देखने को मिलती है। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स मिस्ट्री। विज्ञान में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना न सिर्फ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बल्कि बहुत ज्यादा कठिन भी है। ऐसा ही एक सवाल है मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस को लेकर। फिलहाल की साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नाम की एक धमाके की वजह से हुई थी। इस धमाके में एक छोटे से बिंदु के अंदर से बहुत सारा मैटर अचानक से बाहर निकला। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका द्रव्यमान और डेंसिटी अनंत होता है। ऐसा ही कुछ हमें ब्लैक होल के केंद्र में भी देखने को मिलता है। खैर वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं
कि उस सिंगुलैरिटी के अंदर से दो तरह के मैटर एक साथ बाहर निकले थे, जिसमें से पहला था नॉर्मल मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल अपोजिट रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैटर की दुनिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है, वैसे ही एंटी मैटर की दुनिया में हमारे पास पॉजिट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है। इन दोनों की किसी भी प्रॉपर्टी में अंतर नहीं होता है, लेकिन बस इनका चार्ज एक दूसरे से पूरी तरीके से अपोजिट होता है। जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वैसे ही एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। जब मैटर और एंटीमैटर के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो 100% प्योर एनर्जी रिलीज होती है। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि बिग बैंग के समय भी मैटर और एंटीमैटर का अनाइलेशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे मैटर के पार्टिकल्स एंटीमैटर के पार्टिकल से टकराकर 100% प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन किसी एक मिस्टीरियस चीज की वजह से हर 1 बिलियन मैटर के पार्टिकल्स में एक पार्टिकल एंटीमैटर से नहीं टकराया। यही चीज जब कंपाउंडिंग होती गई तो हमें पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैटर के ही पार्टिकल दिखाई देने लगे और एंटीमैटर मानो पूरी तरीके से गायब ही हो गया। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में इतना सारा मैटर आ गया और एंटीमैटर की मात्रा ऑलमोस्ट 0 हो गई। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसका जवाब हमें डीप क्वांटम फिजिक्स में ही देखने को मिलेगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक बहुत तेजी से क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि शायद इस मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस का कारण न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल्स हो सकते हैं। यह क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल माने जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा नाम देने के पीछे इनका नॉन इंटरेक्टिव बिहेवियर है। इन पार्टिकल्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिस वजह से यह किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यही कारण है कि यह किसी भी चीज से बिना इंटरेक्ट किए उसके आर पार हो जाते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत लंबे समय तक एक चैलेंजिंग टास्क रहा था। जिस तरह से हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, वैसे ही न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल को एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। इनका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होता है। फॉर कंपैरिजन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 लाख किलो है तो इनका द्रव्यमान मात्र 1 किलो के बराबर होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भी यह पार्टिकल्स मौजूद रहे होंगे और शायद इन्हीं की वजह से मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा। इसी चीज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जापान की एक लेबोरेटरी में हाइपर कैमियोकांडे नाम के एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले हैं। इसमें वह न सिर्फ न्यूट्रिनो के बारे में रिसर्च करेंगे, बल्कि उसके काउंटर पार्ट यानी एंटी न्यूट्रिनो को भी ऑब्जर्व करेंगे। यह पार्टिकल आमतौर पर सूर्य में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी पावरफुल एक्सप्लोसिव रिएक्शन में रिलीज होते हैं। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय भी आपके शरीर के अंदर से ना जाने कितने न्यूट्रिनो आर पार हो रहे हैं। खैर, अगर हम ब्रह्मांड की इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे सवालों का उत्तर जानना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सैटर्न इज द न्यू मून किंग। एक समय ऐसा था जब शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का मून किंग हुआ करता था, क्योंकि तब इसके पास सबसे ज्यादा चांद हुआ करते थे। लेकिन बीच में बृहस्पति ग्रह ने शनि ग्रह को भी इस रेस में पीछे छोड़ दिया और हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा चांदों वाला ग्रह बन गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले वैज्ञानिकों ने इस न्यूज को पब्लिक में रिलीज किया कि अब वापस से शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का मून किंग बन चुका है। वैज्ञानिकों ने 62 ऐसे नए चांद को डिस्कवर किया है जो इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। यही कारण है कि अब शनि ग्रह के टोटल मून्स की संख्या 83 से बढ़कर 145 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि ग्रह सिर्फ हमारे सौरमंडल का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा गया पहला ऐसा ग्रह है जिसके पास 100 से ज्यादा चांद मौजूद हैं। इन मून्स की खोज 2019 से चल रही है और इस प्रोजेक्ट के हेड हैं एडवर्ड एस्टन नाम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उनके मुताबिक शनि ग्रह एक बहुत ही विचित्र प्लैनेट है जिसकी वजह से इसके ऑर्बिट में इतने सारे चांद मौजूद हैं। उनके मुताबिक इन चांद को डिस्कवर करना एक बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि इनमें से कुछ का साइज 2.5 किलोमीटर जितना छोटा है। इतने छोटे से ऑब्जेक्ट को इतनी दूर की डिस्टेंस पर डिस्कवर करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन एडवर्ड और उनकी टीम को इस प्रोजेक्ट में सफलता मिल चुकी है। शनि ग्रह के चांद 2 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी के चांदों को रेगुलर मून्स कहा जाता है
और दूसरी कैटेगरी के चांदों को इर्रेगुलर मून्स कहा जाता है। रेगुलर मून्स ऐसे चांदों को कहा जाता है जिनका ऑर्बिट बहुत ज्यादा स्टेबल है और वह भविष्य में भी शनि ग्रह का चक्कर लंबे समय तक लगाते रहेंगे। लेकिन इर्रेगुलर मून्स के साथ ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इनमें से बहुत सारे चांद या तो शनि ग्रह से टकरा जाएंगे या फिर आपस में ही टकराकर नए ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। फिलहाल शनि ग्रह के पास 24 रेगुलर और 121 इर्रेगुलर चांद हैं। इर्रेगुलर मून्स सिर्फ शनि ग्रह के पास ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के पास भी है। पिछले वीडियो में हमने आपको पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक उल्कापिंड के बारे में बताया था जिसे वैज्ञानिक क्वाजी मून की कैटेगरी में रखते हैं। वह चांद पृथ्वी का चक्कर साल 3700 तक लगाकर पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ देगा। यह इर्रेगुलर मून्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इन सभी चांद की डिस्कवरी कनाडा, फ्रांस हवाई टेलीस्कोप यानी कि CFHT नाम के एक टेलीस्कोप द्वारा की गई है और इनमें से ज्यादातर चांद 2019 से 2021 में ही डिस्कवर किए जा चुके थे। 2019 में भी नासा ने इस न्यूज को रिलीज किया था कि अब शनि ग्रह के पास 102 चांद हो चुके हैं, लेकिन उस समय इस बात की कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं थी। 2023 में कंफर्म होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात को ऑफिशियल कर दिया और अब शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का मून किंग बन चुका है। आप और किस रिसेंट एस्ट्रोनॉमी न्यूज के बारे में जानना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।